सो हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी की 11th क्लास की जो मिडावल हिस्ट्री की बुक है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और डिस्कशन का जो चैप्टर है उसका नाम है चैप्टर नंबर 9। और जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है विजयनगर एम्पायर, बहमनी किंगडम और द अराइवल ऑफ द पोर्टुगीज। तो दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन सीरीज, जिसमें हम विजयनगर एम्पायर, बहमनी और पोर्टुगीज इन 3 टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं ये सोशल चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले विजयनगर एम्पायर के बारे में बात करते हैं। तो टाइम पीरियड की बात करें तो 1336 से लेकर 1647 के बीच में विजयनगर एम्पायर ने अपना साम्राज्य स्टैब्लिश किया था। अब इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसका एक बार इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो लगभग 1336 में 2 भाई थे, ठीक है, 2 भाई थे जिनका नाम था हरिहरा एंड बुक्का राया। तो इन 2 भाइयों, जिनको संगम ब्रदर्स भी कहते थे क्योंकि इनके पिता का नाम संगमा था, तो संगमा ब्रदर्स, इस वजह से हरिहरा और बुक्का राया को संगमा ब्रदर्स भी कहते हैं। तो ये 2 भाई हैं जिन्होंने विजयनगर एम्पायर को एस्टैब्लिश किया था। अगर इन भाइयों के बारे में बात करें तो ये बेसिकली ककटियाज ऑफ वारंगल के फ्यूडेटरीज थे, ठीक है। जो वारंगल के एक राज्य था ककटियाज, जिसमें रुद्रम्मा देवी और के बारे में हम पढ़ते हैं। ये वही ककटियाज हैं जहां पे पहली बार कोहिनूर डायमंड को जो है माइन किया गया था। तो बेसिकली ये जो हरिहरा और बुक्का राया थे, तो ये लोग विजयनगर एम्पायर एस्टैब्लिश करने से पहले फ्यूडेटरीज थे। अब होता यूं है, ठीक है, कि ककटियाज के ऊपर मोहम्मद बिन तुगलक ने हमला किया और ककटियाज को हरा दिया। और हराने के बाद इनके जो फ्यूडेटरीज थे, हक्का ना, बुक्का राया एंड हरिहरा, ठीक है, बुक्का राया एंड हरिहरा, इनको कैप्चर कर लिया गया और जबरदस्ती इनको इस्लाम में कन्वर्ट किया गया और इनको दिल्ली लाया गया, ठीक है। तो जो कि मोहम्मद बिन तुगलक, ऑल्दो मोहम्मद बिन तुगलक थोड़े से लिबरल राजा थे, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि बुक्का राया और हरिहरा, इन संगम ब्रदर्स को कैप्चर कर लिया गया था और इनको जोर जबरदस्ती इनको इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कराया गया, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब इस्लाम में कन्वर्ट हुए, लेकिन बाद में, ठीक है, इनके गुरु थे, ठीक है, विद्याधर नाम के इनके गुरु थे। तो इनके फिर इन्फ्लुएंस में आने के बाद इनकी एक तरीके से घर वापसी हुई और वापस से वो इस्लाम से हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो ये रही कहानी लगभग इन 2 भाइयों की। अब देखा जाए, बाद में चल के हिंदू बनने के बाद इन दोनों भाइयों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट एस्टैब्लिश किया, ठीक है, अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया और एक नए शहर को एस्टैब्लिश किया जिसका नाम था हम्पी, ठीक है। हम्पी बेसिकली तुंगभद्रा नदी के तट पर बसा हुआ था। तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की एक ट्रिब्यूटरी यानी कि सहायक नदी थी, ठीक है। बाद में इन्होंने इसी हम्पी को अपने साम्राज्य की राजधानी के रूप में डिक्लेयर किया। तो आप ये चाहो तो ये मैप देख सकते हो, ठीक है, दिस इज द मैप, ठीक है, दिस इज द मैप ऑफ विजयनगर एम्पायर। और स्टार्टिंग में विजयनगर का नाम विजयनगर नहीं होकर कर्नाटक राज्य था, ठीक है, कर्नाटक राज्य था। फिर बाद में ये विद्यानगर बना, फिर विद्यानगर से फिर ये विजयनगर बना, ठीक है। हालांकि पोर्टुगीज विजयनगर को बिसनगर के नाम से बुलाया करते थे, ठीक है। तो पोर्टुगीज जो थे वो विद्यानगर, जो विजयनगर है, जिसको विद्यानगर भी कहते हैं या बेसनगर भी कहते हैं, ठीक है, या कर्नाटक राज्य भी कहते हैं, इसको पोर्टुगीज बिसनगर के नाम से बुलाया करते थे, ठीक है। अब देखा जाए तो विजयनगर जो एम्पायर है, इसमें 4 डायनेस्टीज का रूल रहा, ठीक है, 4 अलग अलग डायनेस्टीज, कोई एक डायनेस्टी नहीं है, 4 अलग अलग डायनेस्टीज ने विजयनगर पे राज्य किया, जो 1336 से लेकर 1647 के बीच में चला। तो सबसे पहले आते हैं संगम डायनेस्टी, 1336 से 1485। डेट एकदम एग्जैक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मोटा मोटा याद रखेंगे। संगम डायनेस्टी के बाद आती है सलुआ डायनेस्टी, फिर तीसरे नंबर पे आती है तुलुआ डायनेस्टी। ये वही तुलुआ डायनेस्टी है जहां पे जो सबसे सेलिब्रेटेड जो विजयनगर एम्पायर के रूलर रहे हैं, जिनको कृष्णदेव राय कहा जाता है, वो इसी तुलुआ डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और लास्ट की जो डायनेस्टी है उसका नाम है अराविडू डायनेस्टी। तो ये चारों डायनेस्टीज के नाम याद रखेंगे, इनकी क्रोनोलॉजी याद रखेंगे, कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो या पीसीएस का एग्जाम हो। संगमा डायनेस्टी, सलुआ डायनेस्टी, तुलुआ डायनेस्टी, अराविडू डायनेस्टी। चलिए संगम डायनेस्टी पे देखते हैं। तो संगम डायनेस्टी 1336 से
1485 के बीच में इन्होंने राज्य किया। फिर देखा जाए तो संगम डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया था हरिहरा और बुक्का राया ने, ठीक है, और ये उस टाइम पे एस्टैब्लिश किया था। बेसिकली एक तरीके से कह सकते हैं इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ बगावत करके एक अलग साम्राज्य, एक इंडिपेंडेंट साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है, इंडिपेंडेंट साम्राज्य की स्थापना की थी। और हरिहरा को देखें तो हरिहरा वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर। हरिहरा के जाने के बाद उनके जो दूसरे भाई हैं, जो छोटे भाई थे बुक्का राया, वो फिर गद्दी पर बैठे, ठीक है। और ये वही बुक्का राय हैं जिन्होंने विद्यानगर का नाम विजयनगर किया। जैसा कि मैंने बताया कि इसी जो ये किंगडम है इसका नाम विद्यानगर था। विद्यानगर नाम पड़ा था इनके गुरु से, विद्याधर इनके गुरु थे और गुरु के नाम से ही इन्होंने अपने साम्राज्य का नाम विद्यानगर रखा था। पर बाद में जब बुक्का राया सिंहासन पर बैठे तो बुक्का राया रिनेम द सिटी ऑफ विद्यानगर एज विजयनगर। अब देखा जाए तो इसी टाइम पर विजयनगर और बहमनी किंगडम जो थी इनके बीच में लड़ाई चलती रहती थी और लड़ाई के दो मुख्य कारण थे। देयर वर टू प्रोमिनेंट रीजंस बिहाइंड दिस कॉन्फ्लिक्ट। एक तो रिलीजियस एंगल है कि विजयनगर एक हिंदू किंगडम थी और बहमनी किंगडम एक मुस्लिम किंगडम थी, तो ये रिलीजियस एंगल हो गया, ठीक है, हिंदुइज्म वर्सेस इस्लाम। दूसरा है रायचूर दोआब के ऊपर कंट्रोल एस्टैब्लिश करना, ठीक है, रायचूर दोआब के ऊपर कंट्रोल एस्टैब्लिश करना। अगर आप रायचूर दोआब देख लें तो इफ आई मेक द मैप, तो तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच में जो ये जमीन है, दोआब का मतलब होता है दोआब, ठीक है, दो आब, दो यानी कि टू, आब यानी कि वाटर, यानी कि लैंड बिटवीन टू वाटर बॉडीज, ठीक है, दो वाटर बॉडीज के बीच की जो जमीन होती है उसी को दोआब कहते हैं। और इस दोआब का नाम, जो कि कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच की जो जमीन थी, काफी फर्टाइल लैंड, हमेशा दोआब जो एरिया होता है काफी फर्टाइल लैंड होता है, इस वजह से ये जो रायचूर दोआब है इसको लेकर, इस रायचूर दोआब को लेकर अक्सर ये हो गई आपकी विजयनगर एम्पायर और ये हो गई आपकी बहमनी किंगडम। इन दोनों किंगडम्स के बीच में अक्सर इसी रायचूर दोआब को लेकर लड़ाई हुआ करती थी, ठीक है। चलिए अब इसी संगम डायनेस्टी में जो अगले राजा बैठते हैं उनका नाम था देवराय द फर्स्ट, ठीक है। तो देवराय द फर्स्ट was the next ruler who sat on the throne of संगम डायनेस्टी, ठीक है, उनका नाम था देवराय द फर्स्ट। तो इनका जो टाइम पीरियड है दैट इज 1406 से लेकर 1422 के बीच में। अब देवराय जो फर्स्ट का जो रूल है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही वो थे जिन्होंने बेसिकली तुंगभद्रा नदी के ऊपर कैनाल्स बनाई थी ताकि हम्पी में पानी पहुंचाया जा सके। और ये जो सवाल है यूपीएससी में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो हु कंस्ट्रक्टेड कैनाल, हु कंस्ट्रक्टेड डैम भी कह सकते हैं कि डैम बनाएंगे तभी तो कैनाल बना पाएंगे, ठीक है। तो ही कंस्ट्रक्टेड डैम ओवर तुंगभद्रा रिवर एंड थ्रू दिस डैम उन्होंने ये कैनाल बनाई जिससे जो है तुंगभद्रा नदी का पानी हम्पी शहर में लोगों के काम के लिए इस्तेमाल होने लगा। और ये जो कैनाल बनाई थी उस कैनाल का नाम था हिरिया कैनाल, ठीक है, हिरिया कैनाल, इंपॉर्टेंट नाम है, इसको याद रखेंगे। फिर बाद में देखा जाए तो देवराय द फर्स्ट ने अपनी बेटी की शादी एक बहमनी राजा थे जिनका नाम था फिरोज शाह, उसके साथ करी। अब देयर इज नो पॉइंट ऑफ देयर नो मार्क्स फॉर गेसिंग कि ये बेसिकली एक स्ट्रेटेजिक मैट्रिमोनियल अलायंस थी, ठीक है। देवराय द फर्स्ट स्टार्टिंग में विजयनगर को काफी हार का सामना करना पड़ा था बहमनी सुल्तानों से, और इसी लड़ाई को थोड़ा सा शांत करने के लिए देवराय द फर्स्ट ने अपनी बेटी की शादी एक बहमनी सुल्तान जिनका नाम था फिरोज शाह उससे कर दी। अगर देखा जाए फिर जो दूसरे राजा बैठते हैं गद्दी पर उनका नाम था देवराय द सेकंड, ये भी संगम डायनेस्टी के राजा थे। अब देवराय द सेकंड के बारे में हम जानते हैं, काफी इंफॉर्मेशन है और वो इंफॉर्मेशन का सोर्स है हमारा श्रीरंगम कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये याद रखें, कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि श्रीरंगम कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन किस राजा से रिलेटेड है, तो आंसर इज देवराय द सेकंड, ठीक है। और देखा जाए तो संगम डायनेस्टी के सबसे महान राजाओं में देवराय द सेकंड नाम जो है उनका नाम जो है शुमार होता है,
ठीक है। और देखा जाए तो देवराय द सेकंड वाज द ग्रैंड सन ऑफ देवराय द फर्स्ट। बेटे नहीं थे, ये भी ध्यान रखेंगे। ही वॉज नॉट द सन ऑफ देवराय द फर्स्ट, बट ही वॉज द ग्रैंड सन ऑफ देवराय द फर्स्ट। ठीक है। उनकी इंस्क्रिप्शन में कई बार उनको गज बेटकारा के नाम से भी रेफर किया गया है। गज बेटकारा का मतलब होता है एलिफेंट हंटर। ठीक है। तो उस टाइम पर कुछ जो जितने भी राजा हुआ करते थे अपने नाम के आगे इस टाइप की जो टाइटल्स यूज करते थे, जैसे तीसमार खान और वाटापी कोंडा, गंगाई कोंडा, इस टाइप के जो है भारी भरकम परमेश्वर, महाराजा धीराज, इस टाइप के टाइटल्स, महामल्ल, ठीक है, इस टाइप के टाइटल्स इस्तेमाल किया करते थे ताकि थोड़ा सा इंपैक्ट पड़े। तो वैसे ही जो देवराय द सेकंड थे उनको गज बेटकारा के नाम से रेफर किया जाता है। उन्होंने एक चीज रियलाइज करी थी कि भाई जो बहमनी सुल्तान है, बहमनी जो किंगडम है, उसकी सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो है उनके तीरंदाज। ठीक है। ये जो मुस्लिम आर्चर्स थे, काफी ज्यादा इनका जो निशाना था काफी सटीक था, और वो घोड़े की पीठ पर बैठ, बेसिकली दे वर माउंटेड आर्चर्स। घोड़े की पीठ पर घोड़ा चलाते हुए वो लोग धनुष से निशाना लगा सकते थे। ठीक है। तो इसी चीज को रियलाइज करते हुए ही वॉज द फर्स्ट विजयनगर रूलर जिन्होंने मुस्लिम आर्चर्स को विजयनगर के आर्मी में बेसिकली इंट्रोड्यूस किया, उनको हायर किया। ठीक है। फिर बहमनी सुल्तानों से लड़ने के लिए उन्होंने सुपीरियर ब्रीड ऑफ हॉर्सेस को भी हिंदुस्तान में इंपोर्ट करना शुरू किया। ये बात आपको याद रखनी है कि हिंदुस्तान में हॉर्सेस, अच्छी ब्रीड के हॉर्सेस नहीं हुआ करते थे, क्योंकि जनरली हॉर्सेस ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशंस में पाए जाते हैं। ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन या तो बहुत ही गर्म एरिया हो या तो बहुत ही सर्दी वाला एरिया हो। तो इसी वजह से आप देखोगे ईरान वाला एरिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, ठीक है, सऊदी अरेबिया हो गया, या आपका सेंट्रल एशियन रीजन हो गया, तो चाहे बहुत गर्म वाला एरिया हो या तो बहुत ही सर्दी वाला, या तो आप एकदम ही नॉर्थ चले जाओ, तो ये बेल्जियम, डेनमार्क, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, यहां पर भी अच्छे वैरायटी के हॉर्सेस आपको देखने को मिलते हैं। मंगोलिया में आपको हॉर्सेस देखने को मिलते हैं, रशिया में हॉर्सेस देखने को मिलते हैं। तो हॉर्सेस के साथ ये कि हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में ये सर्वाइव नहीं करती। इस वजह से आपको लैटिन अमेरिका में हॉर्सेस नहीं देखने को मिलेंगे, आपको अफ्रीका में हॉर्सेस नहीं मिलेंगे, इंडिया में नहीं मिलेंगे, साउथ ईस्ट एशिया में नहीं मिलेंगे। ठीक है। और हॉर्सेस उस टाइम पे काफी इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि इनका युद्ध में काफी ज्यादा जो है इनकी यूटिलिटी हुआ करती थी। तो इसी चीज को रियलाइज करते हुए देवराय द सेकंड ने विजयनगर एम्पायर में हॉर्सेस को विजयनगर एम्पायर की आर्मी में हॉर्सेस को इंट्रोड्यूस करना शुरू किया। ठीक है। और ये बेसिकली हॉर्सेस जो है सेंट्रल एशिया, पोर्टुगल, इन सारे एरिया से इंपोर्ट किए जाते थे। ठीक है। देवराय द सेकंड के बारे में आगे देखें तो इनके कोर्ट पोएट थे, जिनका बहुत ही फेमस कोर्ट पोएट जिनका नाम था डिंडिमा। ठीक है। ये नाम याद रखेंगे। डिंडिमा वाज द फेमस पोएट इन द कोर्ट ऑफ देवराय द सेकंड। इन्हीं के टाइम पर, देवराय द सेकंड के टाइम पर, एक समरकंद यानी कि उज्बेकिस्तान वाला एरिया है, वहां के जो राजा थे शाहरुख, उनका एक एम्बेसडर या एनवॉय जिनका नाम था अब्दुल रजाक, विजयनगर एम्पायर आया। ठीक है। विजयनगर एम्पायर, तो अब्दुल रजाक वाज द एम्बेसडर ऑफ शाहरुख। रूलर का नाम है शाहरुख, जो कि समरकंद के राजा थे, और वो देवराय द सेकंड के दरबार में विजयनगर एम्पायर पहुंचा। ठीक है। अब अगली डायनेस्टी का नाम आता है सलुआ डायनेस्टी। तो पहली डायनेस्टी हमने देखी संगमा डायनेस्टी, ठीक है, और दूसरी डायनेस्टी है सलुआ डायनेस्टी, जिन्होंने 486 से लेकर 1505 के बीच में रूल किया। अब इस डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया था सलुआ नरसिम्हा राय द फर्स्ट ने। ठीक है। सलुआ नरसिम्हा राय द फर्स्ट ने। ठीक है। देखा जाए तो इसी डायनेस्टी के शासनकाल में जब नरसिम्हा राय द सेकंड जब गद्दी पर बैठे, तो वास्को डिगामा पहली बार कैलिकट पहुंचे 1498 में। ठीक है। और इसी नरसिम्हा राय द सेकंड को इमादी नरसिम्हा भी कहा जाता है। ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि बेसिकली इस टाइम पर हिंदुस्तान की खोज इतनी ज्यादा जरूरी क्यों हो गई थी। ठीक है। तो अगर आप ये वाला मैप देखें, थोड़ा सा इसको इस तरीके से समझने की रफ मैप बना के मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है। तो अभी तक मोस्टली जितना भी ट्रेड होता था, या तो लैंड रूट से यूरोप से ट्रेड होता था,
ठीक है, या तो लैंड रूट से लोग इंडिया आते थे, ठीक है, इसको थोड़ा सा उल्टा एरो बना देते हैं, तो मोस्टली या तो लैंड रूट से, या तो क्या होता था कि मेडिटेरेनियन सी से होते हुए, ये वाला जो एरिया जहां पे आज सुएज कनाल है, थोड़ा सा चौड़ा बना दिया मैंने, तो होता क्या था कि शिप जो है मेडिटेरेनियन सी से होते हुए यहां पर आती थी, फिर वापस से शिप से बुलक कार्ट्स में सामान लाता जाता था, क्योंकि उस टाइम पे सुएज कनाल थी नहीं, सुएज कनाल बनी है 1868 में। तो उससे पहले क्या है, ये वाला जो रास्ता है, जो छोटा सा रास्ता है, आई थिंक 80-100 किलोमीटर टाइप का होगा, एग्जैक्ट नहीं पता, तो इस वाले एरिया में फिर वापस से बुलक कार्ट में लाते थे, फिर वापस से रेड सी में फिर से शिप में लाद के और फिर हिंदुस्तान पहुंचा जाता था। तो ये पहले ट्रेड होता था। फिर होता यूं है कि जब इस एरिया में, ये जो पूरा मेडिटेरेनियन सी के आसपास वाला एरिया है, यहां पे पहले बैजेंटाइन एम्पायर हुआ करती थी, बैजेंटाइन एम्पायर। यहां पर फिर क्या हुआ कि 1453 में, ठीक है, 1453 में, जिसको बोलते हैं फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, कॉन्स्टेंटिनोपल जिसको आज हम इस्तांबुल कहते हैं, ये राजधानी हुआ करती थी बैजेंटाइन एम्पायर की। और यहां पर फिर कब्जा किसने कर लिया? ओटोमन्स ने, ठीक है, ओटोमन्स ने यहां पर कब्जा कर लिया। अब ये वाला जो एरिया है, जो पहले क्रिश्चियन एम्पायर के अंडर थी, अब वहां पर कौन आ गया? मुस्लिम रूलर्स। और मुस्लिम रूलर्स के आने की वजह से जितने भी यूरोपियन ट्रेडर्स थे, वो अब ये जो वाला रास्ता है वो ट्रैवल नहीं कर पाते थे, क्योंकि बहुत सारे ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लग गए थे। और इसी वजह से हिंदुस्तान के लिए नए सी रूट खोजने की एक तलाश की शुरुआत हुई। इसी में पहले अगर आप देखेंगे कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने सोचा कि धरती गोल है तो इधर चलेंगे तो हिंदुस्तान पहुंच जाएंगे, लेकिन एक्सीडेंटली वो पहुंच गए अमेरिका, ठीक है, अमेरिका पहुंच गए। वहीं पर वास्को डिगामा, जो कि एक पोर्टुगीज ट्रैवलर थे, उन्होंने पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए हिंदुस्तान पहुंचे थे, ठीक है, हिंदुस्तान पहुंचे। तो बेसिकली वास्को डिगामा ने एक न्यू सी रूट की खोज करी थी, ठीक है, और जो कि ये जो सी रूट था वो अफ्रीका से होकर गुजरता था, ठीक है। तो इसी क्रम में जो होता क्या है कि वास्को डिगामा, जो कि एक पोर्टुगीज सेलर थे, वो कैलिकट पहुंचते हैं, जो कि केरला में मौजूद है। 1498 में वो अपनी शिप यहाँ पे डॉक करते हैं, और उस टाइम पर जो विजयनगर के जो साम्राज्य है उसके राजा थे नरसिम्हा II, जिनको हम इमादी नरसिम्हा भी कहते हैं, ठीक है। अगली जो डायनेस्टी है वो है तुलवा डायनेस्टी, ठीक है, तुलवा डायनेस्टी। अब इस डायनेस्टी का नाम तुलवा इसलिए था क्योंकि ये जो लोग थे, इस डायनेस्टी के लोग जो थे, वो एक भाषा बोलते थे जिसको तुलु भाषा बोलते हैं, और ये कर्नाटक के तुलुनाड एरिया में ये भाषा बोली जाती थी। और चूंकि भाषा के नाम से फिर इस डायनेस्टी का नाम पड़ा तुलवा डायनेस्टी, जिन्होंने 1505 से लेकर 1507 के बीच में राज्य किया। अब तुलवा डायनेस्टी के जो फाउंडर थे उनका नाम था तुलवा नरसनायका। तुलवा नरसनायका was basically the father of कृष्णदेवराय द फर्स्ट, ठीक है, तुलवा नरसनायका, he was the founder of तुलवा डायनेस्टी। अब तुलुनाड ये वाला एरिया है, आप चाहो तो मैप में यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज द, ये वाला जो वेस्टर्न घाट का जो पहाड़ी वाला क्षेत्र है, दैट इज कॉल्ड तुलुनाड, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। तो इसी एरिया में तुलु भाषा बोलने वाले लोग हैं, और इसी वजह से इस डायनेस्टी का नाम पड़ा तुलवा डायनेस्टी, ठीक है। अब देखा जाए कि तुलवा डायनेस्टी जो राजा थे तुलवा नरसनायका, उनके बाद राजा की गद्दी पर बैठे कृष्णदेवराय द फर्स्ट, और इनको पूरे विजयनगर एम्पायर की अगर हम बात करें तो ये पूरे विजयनगर एम्पायर के सबसे महान राजाओं में इनका शुमार होता है कृष्णदेवराय, ठीक है। और ये काफी यूपीएससी का भी फेमस काफी फेवरेट टॉपिक है, इस पर अक्सर सवाल पूछते हैं। चलिए, अब सवाल जब चूंकि पूछा जाता है तो कृष्णदेवराय द फर्स्ट के बारे में और डिटेल में देखते हैं। तो 1509 to 1529 ही रूल्ड ओवर विजयनगर एम्पायर, और इन्हीं के टाइम पे एक पोर्टुगीज गवर्नर थे जिनका नाम था अल्फोंसो डे अल्बुकर्क। तो बेसिकली विजयनगर एम्पायर और पोर्टुगीज के बीच में ट्रीटी साइन होती है, ठीक है। और ये ट्रीटी साइन कौन करता है? तो पोर्टुगीज के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, बेसिकली उनका नाम था, गवर्नर कह लीजिए, अल्फोंसो डे अल्बुकर्क, और विजयनगर के जो बेसिकली राजा उस टाइम पर थे कृष्णदेवराय, ठीक है। और देखा जाए तो कृष्णदेवराय ने हमेशा पोर्टुगीज के साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करके रखा। इसके पीछे दो वजह थी। पहली बात तो यह है कि पोर्टुगल से, ताकि वो सुपीरियर ब्रीड ऑफ हॉर्सेस को इंपोर्ट कर सके, ये एक वजह थी। दूसरा, वो चाहते थे कि पोर्टुगीज जितने भी कमांडर्स हैं वो उनकी आर्मी को ट्रेन करें, विजयनगर की सेना को ट्रेन करें, ताकि वो बहमनी किंगडम के साथ, बहमनी सुल्तानों की आर्मी के साथ लड़ सके।
ठीक है। और पोर्टुगीज जो है क्या बोलते हैं, गन पाउडर और ये सब नो बंदूक और तोप, इन सब चीजों में भी काफी इनको जो है इनकी टेक्निक इनको पता थी। तो बेसिकली इस जो दोस्ती थी, कहने का मतलब ये है, जो दोस्ती है उसके पीछे जो वजह है वो है स्ट्रेटेजी, ठीक है, ताकि हॉर्सेस का इंपोर्ट कर सकें, ताकि अपनी आर्मी को ट्रेन कर सकें, गोला बारूद के साथ जो है ट्रेनिंग दिला सके अपनी आर्मी को, ताकि वो बहमनी सुल्तानों से लोहा लिया जा सके, ठीक है। तो कृष्णदेवराय ने अपने शासन काल में बहमनी फोर्सेस के साथ जमकर जो है लोहा लिया और कई बार उनको हराया भी, ठीक है। और धीरे धीरे लगभग इसी टाइम पर जो बहमनी किंगडम है वो डेक्कन सल्तनत में धीरे धीरे टूटकर बिखर गई, ठीक है। तो ये लगभग जो बहमनी किंगडम है वो 5 डेक्कन सल्तनेट्स में जो है बल्कनाइज होगी। इसके बारे में हम डिटेल में आगे देखेंगे, ठीक है। तो अब देखा जाए तो कृष्णदेवराय के बारे में अगर हम बात करें तो कृष्णदेवराय वॉज ग्रेट पेट्रन ऑफ लिटरेचर, और चूंकि ही वॉज अ ग्रेट पेट्रन ऑफ लिटरेचर इस वजह से इनको आंध्र भोज भी कहा जाता है, ठीक है। इनका शासनकाल अगर हम देखें तो 1509 से 1529 के बीच में इन्होंने राज्य किया, और ही वॉज द ग्रेट पेट्रन ऑफ लिटरेचर, और इस वजह से इनको आंध्र भोज भी कहते हैं। और लिटरेचर के साथ साथ अगर देखिए, भोज जो शब्द है वो बेसिकली आर्ट, लिटरेचर, कंपैशनेट एटीट्यूड की वजह से दिया जाता है, ठीक है। राजा भोज थे परमार डायनेस्टी के, मालवा के, ठीक है। तो वहां से नाम आया है, एक तरीके से टाइटल है। कोई भी राजा जो है बहुत ही कंपैशनेट होता है या आर्ट और लिटरेचर को काफी पैटर्नाइज, अगर वो पैटर्नाइज करता है तो उसको हम लोग राजा भोज की संज्ञा दे देते हैं। जैसे बोलते हैं राजा कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो राजा भोज का ये भी मतलब है गरीबों को, बहुत ही दानवीर आदमी, ठीक है। तो इनको आंध्र भोज भी कहा जाता है। और इनके दरबार में तेलुगु भाषा के 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएट्स थे जिनको अष्ट दिग्गज कहा जाता है, ठीक है। इसके ऊपर मेंस में सवाल आ चुका है, अष्ट दिग्गज। अष्ट यानी 8, दिग्गज यानी कि दिग मतलब होता है डायरेक्शन, और गज यानी एलिफेंट, एलिफेंट ऑफ दैट डायरेक्शन, अष्ट दिग्गज। दिग्गज का मतलब होता है एलिफेंट ऑफ दैट डायरेक्शन। एलिफेंट ऑफ दैट डायरेक्शन मतलब कि अपनी फील्ड का सबसे बड़ा पर्सनैलिटी। तो बेसिकली ये 8 जो तेलुगु पोएट्स थे वो तेलुगु पोएट्री की फील्ड के सबसे बड़ी पर्सनैलिटीज थी, इस वजह से इनको अष्ट दिग्गज कहा जाता है। देखा जाए तो कृष्णदेवराय एक वैष्णवाइट थे, लेकिन बाकी धर्मों का को भी वो काफी रिस्पेक्ट करते थे। और इनके दरबार में 2 पोर्टुगीज एम्बेसडर आए, ट्रैवलर्स कह सकते हैं। एक का नाम था दुआर्टे बारबोसा और दूसरे का नाम था डोमिंगो पेस। तो ये पोर्टुगीज ट्रैवलर्स थे जो कि विजयनगर एम्पायर आए किसके साम्राज्य में, कृष्णदेवराय के टाइम पर, ठीक है। अब ये अष्ट दिग्गज थे कौन, तो एक एक करके इनका नाम देख लेते हैं। तो पहले का नाम है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अलसानी पेडन्ना, ठीक है। अलसानी पेडन्ना जिन्होंने 2 इंपॉर्टेंट किताबें लिखी है, मनु चरितम और हरि कथा सारम। तो दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट बुक्स रिटन बाय अलसानी पेडन्ना, और इसी वजह से इनको आंध्र कविता पितामह भी कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ आंध्रा पोएट्री, आंध्र कविता पितामह, मनु चरितम एंड हरि कथा सारम। फिर दूसरे का नाम था पिंगाली सुरन्ना, तेनाली रामकृष्णा। इनका नाम आपने सुना होगा, तेनाली रामकृष्णा का, या तेनाली रामा भी कहते हैं इनको। नंदी थिमन्ना, धुरजाती, मलन्ना, अयल्ला राजू एंड राम राजभूषण, ठीक है। तो इनके नाम आप याद रख सकते हैं, कभी हो सकता है कि मेंस में लिखने को आ जाए, या कम से कम एटलीस्ट प्रीलिम्स में यू आर एबल टू आइडेंटिफाई, कि 2-3 नाम दे देगा, पूछेगा कि ये लोग कौन थे, ठीक है, या किसके टाइम पीरियड या किस डायनेस्टी किस एम्पायर से बिलोंग करते, तो एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू रिकॉल देम, ठीक है, रिकॉल देम। तो ये तेलुगु लिटरेचर के 8 सबसे बड़े पोएट्स थे जिनको अष्ट दिग्गज भी कहा जाता है। फिर बाद में कृष्णदेवराय के बाद अच्युत देवराय, जिन्होंने 1529 से 1542 तक रूल किया, ठीक है, वो गद्दी पर बैठे। और देखा जाए तो अच्युत देवराय कृष्णदेवराय के भाई थे। इन्हीं के दरबार में, अच्युत देवराय के दरबार में ही जो नूनीज हैं, जो कि एक पोर्टुगीज ट्रैवलर थे, वो विजयनगर एम्पायर पहुंचे, ठीक है। नूनीज जो है पोर्टुगीज ट्रैवलर थे, वो विजयनगर एम्पायर पहुंचे। अब देखते हैं एंड ऑफ तुलुवा डायनेस्टी, ठीक है। तो होता यूं है कि 1565 में अहमदनगर, गोलकोंडा, बीजापुर और बीदर,
ये जो 4 डेक्कन सल्तनत, जैसा मैंने पिछले लेक्चर में हमने देखा, मतलब पिछले ही इसी सेशन में पीछे हमने देखा था कि जो बहमनी किंगडम है वो 5 डेक्कन अलग अलग किंगडम में डिवाइड हो जाती है। एक का नाम था अहमदनगर, गोलकोंडा, बीजापुर, बीदर और बेरार। ठीक है, तो ये 5 किंगडम में से 4 किंगडम ने एक तरीके से ये लोग साथ में आए और उन्होंने विजयनगर के ऊपर हमला कर दिया। बेरार को छोड़ के ये चारों जो डेक्कन सल्तनत थी उन्होंने विजयनगर के ऊपर हमला किया और इस बैटल का नाम है बैटल ऑफ तालीकोटा, जिसको हम बैटल ऑफ राक्षसी तंगड़ी भी कहते हैं, जिसको हम बैटल ऑफ बन्नी हट्टी भी कहते हैं। तो बैटल ऑफ तालीकोटा हो या राक्षसी तंगड़ी हो या बन्नी हट्टी, ये जगहों के नाम है बेसिकली। ठीक है, और इस लड़ाई में विजयनगर एम्पायर की हार हो जाती है। ठीक है, और विजयनगर एम्पायर की हार के बाद पूरे विजयनगर एम्पायर और स्पेशली हम्पी को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया जाता है। इट वॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड एंड लूटेड। ठीक है, और इस हार का जो जिम्मा है उस टाइम पे अगर आप राजा देखें तो उस समय सदाशिव राय जो कि तुलवा डायनेस्टी के राजा थे वो उस समय राज्य कर रहे थे। तो भले राजा जो थे सदाशिव राय थे, लेकिन असली जो सत्ता थी वो उनके मिनिस्टर रामा राय के पास थी। और इसी रामा राय ने बेसिकली बहुत ज्यादा इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था डेक्कन सल्तनत की इंटरनल अफेयर्स में, जिससे आज ही जाके डेक्कन सुल्तानों ने एक साथ हाथ मिलाकर विजयनगर एम्पायर को सबक सिखाने की सोची और बैटल ऑफ तालीकोटा में 1565 में फिर विजयनगर एम्पायर की जो है पूरे तरीके से हार होती है। और विजयनगर की हार होने के बाद हम्पी को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया जाता है और लूट लिया जाता है और मोस्टली उसके मैक्सिमम जो है मंदिर है उनको तोड़ मानो उसमें काफी ज्यादा तोड़फोड़ की जाती है। अब होता यूं है कि 5 साल बाद, इस हार के 5 साल बाद तिरुमाला देवराय ने वापस से विजयनगर एम्पायर की में एक नई डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया जिसका नाम था अराविडू डायनेस्टी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि तालीकोटा के बाद विजयनगर एम्पायर का एंड हो गया। 5 साल के गैप के बाद वापस से विजयनगर एम्पायर को एस्टैब्लिश करने का काम किया तिरुमाला देवराय ने। ठीक है, तिरुमाला देवराय ने, और ही वॉज द वन। अब चूंकि हम्पी को पूरी तरीके से तोड़ फोड़ कर दिया गया था, ठीक है, हम्पी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, तो वो उन्होंने हम्पी से कैपिटल को, राजधानी को पेनुकोंडा जो कि आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, वहां पर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, वहां पर शिफ्ट कर दिया। और देखा जाए तो विजयनगर एम्पायर के जो आखिरी राजा थे उनका नाम था श्रीरंगा द थर्ड। ठीक है, तो ये लगभग कहानी हो गई आपके विजयनगर एम्पायर की। अब विजयनगर एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो जो किंगडम थी उसको राज्य कहते थे। फिर राज्य वॉज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस जिसको मंडलम कहते हैं। ठीक है, प्रोविंसेस। फिर मंडलम वॉज डिवाइडेड इनटू नाडु, तो डिस्ट्रिक्ट को नाडु कहते हैं। फिर नाडु अगर आप देखें डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इनटू सब डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक जिसको कहा जाता है, या तहसील कह लीजिए, तो इनको कहा जाता था स्थल, और फिर लास्ट में आता है ग्राम। तो राज्य, मंडलम, नाडु, स्थल और ग्राम। ठीक है, तो ये एक डिवीजन है। ठीक है, तो सबसे ऊपर जो किंगडम है वो है आपका राज्य, फिर प्रोविंस को मंडलम कहते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट को नाडु कहते हैं, फिर आता है आपका सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि स्थल जिसको आज के टाइम पे हम ब्लॉक या तहसील भी कहते हैं, फिर लास्ट में आता है ग्राम। ठीक है, अब बात आती है जस्टिस सिस्टम की। तो अगर हम जस्टिस सिस्टम की बात करें तो काफी ज्यादा हार्श पनिशमेंट देने का जो है प्रचलन था, जिसमें अगर मान लीजिए कि आप चोर हैं तो आपका हाथ काट दिया जाएगा। ठीक है, और कभी कभी हाथी के सामने भी कुचल कर मारने की भी सजा दी जाती थी। तो देखा जाए तो जो लॉ एंड ऑर्डर और जस्टिस सिस्टम था काफी जो है एक तरीके से रेट्रीब्यूटरी जस्टिस सिस्टम था। इट वाज नॉट अ रिफॉर्मेटिव जस्टिस सिस्टम, इट वाज अ रेट्रीब्यूटरी, यानी कि आई फॉर एन आई, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। ठीक है, अब देखा जाए तो लैंड टेन्योर सिस्टम की बात करें। ठीक है, तो 3 तरीके के लैंड हुआ करते थे विजयनगर एम्पायर में। एक है अमरम, दूसरा है भंडारवाड़ा, तीसरा है मान्य। तो अमरम वो जमीन थी जो बेसिकली जो भी सुपीरियर मिलिट्री ऑफिसर्स थे उनको सैलरी के बदले में एक जमीन का टुकड़ा दे देते थे कि भाई तुम इस जमीन के का जो है इस जमीन से तुम टैक्स वसूलो और टैक्स अपने पास रखो। तो सैलरी आपको कैश में नहीं दी जाएगी, बेसिकली आपको लैंड ग्रांट दी जाएगी, आपको एक जमीन दे दी जाएगी और उस जमीन का जो भी रेवेन्यू होगा वो आप कलेक्ट कर सकते हैं एज अ योर सैलरी। तो ऐसी जमीनें जो मिलिट्री कमांडर्स को, सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स को दी जाती थी,
ठीक है, इन lieu ऑफ सैलरी, उसको कहा गया अमरम। ठीक है, अमरम। फिर भंडारवाड़ा बेसिकली एक तरीके से क्राउन लैंड हुआ करता था। क्राउन लैंड का मतलब है कि इससे जो भी जब पैसा या जो भी रेवेन्यू वसूला जाएगा, जो भी टैक्स वसूला जाएगा, वो राजकोष में ना जाके राजा के कोष में जाएगा। कहने का मतलब ये है कि दैट मनी विल बी यूज फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ द किंग। ठीक है, तो क्राउन लैंड को भंडारवाड़ा कहा गया। ठीक है, क्राउन लैंड को भंडारवाड़ा। जैसे आपने अलाउद्दीन खिलजी वाला लेक्चर देखा था, तो उसमें था क्राउन लैंड को क्या बोलते थे, खाली सा लैंड। वैसे ही यहां पे क्राउन लैंड को बोला गया भंडारवाड़ा। और जो जमीनें ब्राह्मणों को दी जाती, जो तीसरी जम टाइप की जमीन है, जो ब्राह्मणों को जमीनें दी जाती थी, उनको बोला गया मान्यम। ठीक है, तो ये टैक्स फ्री जो जमीनें ब्राह्मण मंदिरों को या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को जो जमीनें राजा दान में देता था, उस जमीन को, उस जमीन के टुकड़े को मान्यम नाम से बुलाया जाता था। तो 3 टाइप के लैंड है, अमरम, मान्यम और भंडारवाड़ा। ठीक है, अब मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो विजयनगर एम्पायर में जो आर्टिलरी थी, ठीक है, आर्टिलरी काफी इंपॉर्टेंट थी। और उसके अलावा विजयनगर एम्पायर के जो रूलर्स थे, वो हॉर्सेस, सुपीरियर ब्रीड ऑफ हॉर्सेस की भी ब्रीडिंग करवाते थे, क्योंकि उनका, जैसा कि हमने देखा कि आर्टिलरी और हॉर्सेस, दे वर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स टू विन एनी वॉर इन दैट टाइम। ठीक है, तो उस समय किसी भी युद्ध को जीतने के लिए अगर आपके पास तोपें हैं और घोड़े हैं, तो आप कोई भी युद्ध जीत सकते थे। ठीक है, और अपनी सेना को ट्रेन करने के लिए पोर्टुगीज रूलर्स ने, विजयनगर रूलर्स ने पोर्टुगीज ट्रेनर्स को रखा था। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया कि विजयनगर रूलर्स सुपीरियर ब्रीड ऑफ हाई क्वालिटी ऑफ हॉर्सेस को इंपोर्ट करते थे, चाहे वो अरब से हो या दूसरे गल्फ कंट्री से, समटाइम्स पोर्टुगल से भी करते थे। और गन पाउडर का इस्तेमाल करके उन लोगों ने जो है फायर आर्म्स बना रखे थे, तो गोले बारूद। तो विजयनगर एम्पायर अगर आप देखें तो इन लोगों ने मिलिट्री ट्रेनिंग, कैवलरी और आर्टिलरी, इन 3 मेजर पिलर्स पे एम्फसाइज किया था अपनी सेना को बहमनी सुल्तानों से के खिलाफ जो है एक तरीके से इंपावर करने के लिए, उनको उसके काबिल बनाने के लिए। अब इसी विजयनगर एम्पायर में आता है नायका सिस्टम। तो नायका सिस्टम क्या था? तो बेसिकली नायका सिस्टम की अगर हम बात करें तो नायका सिस्टम एक तरीके से फ्यूडल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। तो नायका किसको बोलते थे? तो जितने भी सीनियर मिलिट्री कमांडर्स थे उनको नायका कहा जाता था। और इन्हीं सीनियर मिलिट्री कमांडर्स को जो जमीन दी जाती थी, उस जमीन को बोला जाता था अमरम। और इसी वजह से पूरे इस सिस्टम को, कि भाई आपके सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स होंगे, उनको जो है सैलरी न देके आपको जो है आप जमीनें देंगे, जिस जमीन का नाम होगा अमरम। और इसी वजह से इस सिस्टम का नाम पड़ा अमर नायका सिस्टम। अमर नायका सिस्टम। तो अमर नायका सिस्टम वॉज अ काइंड ऑफ मिलिट्री गवर्नरशिप। जैसा कि हमने ग्रीक्स के टाइम पे देखा कि ग्रीक्स स्ट्रैटेगो सिस्टम लेकर आए, जैसा कि हमने शकास के टाइम पर देखा कि उन्होंने सत्रप सिस्टम लेकर आए। और उसी तरीके से हम देखते हैं कि विजयनगर के टाइम पे हम देखते हैं कि भाई जो ये रूलर्स थे, दे इंट्रोड्यूस्ड बेसिकली अमर नायका सिस्टम विच वाज अ काइंड ऑफ मिलिट्री गवर्नरशिप। मिलिट्री गवर्नरशिप का मतलब होता है कि एक मिलिट्री ऑफिसर एक प्रोविंस का गवर्नर भी होगा। ठीक है, तो ये जो जमीन है, एक तरीके से आप उस जमीन को प्रोविंस मानिए। और ये जो अमर नायका सिस्टम है, उसको आप एक तरीके से मिलिट्री गवर्नरशिप मानिए, कि आप मिलिट्री, वो आदमी जो है बेसिकली वो है तो सेना का जो है कोई कमांडर, ठीक है, लेकिन साथ साथ में वो एक पर्टिकुलर एरिया को गवर्न भी कर रहा है। तो दैट्स व्हाई अमर नायका सिस्टम वाज अ काइंड ऑफ मिलिट्री गवर्नरशिप। ठीक है, और ये जो है, इनको नायका भी कहते थे और पलाईगार भी कहते थे या पालीगार भी कहते थे, ये नाम याद रखेंगे। तो चाहे आप इनको नायका बोले, ठीक है, मिलिट्री गवर्नर्स को, या जो सीनियर मिलिट्री कमांडर्स हैं उनको आप चाहो तो नायक भी बोल सकते हैं, या पलाईगार बोल सकते हैं, या पालीगार भी बोल सकते हैं। तो इनके ये अलग अलग नाम है। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया था कि ईच नायका वॉज गिवन एन एरिया फॉर एडमिनिस्ट्रेशन कॉल्ड अमरम। ठीक है, इसी एरिया को ये लोग एडमिनिस्ट्रेट करते थे। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है टैक्स वसूलने का काम करते थे, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम करते थे, वहां पे सड़कें बनवाना, मंदिरों को नहरें खुदवाना, मंदिरों को भी मेंटेन करना। ठीक है, वहां पे जो डिस्प्यूट्स हैं उसको रिजॉल्व करना, यानी कि जुडिशियल सिस्टम को भी अंडरटेक यही करते थे।
तो बेसिकली इट वाज अ काइंड ऑफ नो डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, अमर नायका सिस्टम। ठीक है, अगर आप बात करें तो नायकों की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जैसे कि अपने एरिया में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को एक्सपैंड करना, फिर वो चाहे तो चाहे क्या, मतलब बेसिकली वो लोग अपने एरिया से टैक्स भी वसूला करते थे, और ये छोटी सी आर्मी भी अपने अंडर मेंटेन करते थे, और इस आर्मी में हॉर्सेस, एलिफेंट्स, ये टाइप के जो है पूरा कंटिजेंट इनका हुआ करता था। और ये पर्पज ये था कि छोटी छोटी आर्मी जो ये नायकाज मेंटेन कर रहे हैं, जब भी युद्ध होगा तो राजा की सर्विस में दे हैव टू सप्लाई देयर आर्मी, दे हैव टू लीड देयर आर्मी इनटू द बैटलफील्ड इन ऑर्डर टू फाइट ऑन द बिहाफ ऑफ द किंग। ठीक है, और देखा जाए तो नायकाज दे वर आल्सो द कमांडर ऑफ द फोर्ट्स। उस एरिया में अगर उनके एरिया में कोई भी किला है तो उसका कमांडर भी जो है वो नायका ही हुआ करता था। ठीक है, इनके पास जो है, जैसा मैंने बताया था कि मंदिरों को मेंटेन करने का काम, अपने क्षेत्र में नहरों को खुदवाने का काम, ये सारे काम जो है ये नायकास किया करते थे। ठीक है, ये सारे काम जो है नायकास किया करते थे। तो ये काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी नायकास में। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो नायकास थे बेसिकली एक प्रोविंस के गवर्नर थे, और उस प्रोविंस की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको ये लोग ओवरसी किया करते थे। एक और सिस्टम है जिसका नाम है आयंगर सिस्टम। ठीक है, तो आयंगर सिस्टम क्या था? तो आयंगर सिस्टम बेसिकली एक विलेज लेवल ब्यूरोक्रेसी को कहा जाता है। तो होता क्या था कि बेसिकली ये 12 लोग हुआ करते थे। ठीक है, 12 ऑफिसर्स, 12 फंक्शनरीज जो गांव के लेवल पे काम करते थे, और वो पब्लिक ड्यूटीज परफॉर्म करते थे। कहने का मतलब ये है कि आप आज के समय पे अगर आप देखें तो एक विलेज लेवल पे भैया एक अकाउंटेंट का काम होता है, अकाउंटेंसी कोई देखता है, कोई पोस्ट ऑफिस का काम देखता है, कोई लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन करता है, कोई टैक्सेस वसूल करने का काम करता है, कोई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम करता है। ये सारे अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग ऑफिसर सरकार ने आज के टाइम पर रख रखे। तो उस टाइम पर क्या हुआ कि भाई अब ऑफिसर रखने की बजाय वहां पे राजा क्या करते थे कि उसी गांव के 12 लोगों को चुना जाता था, और 12 लोगों को अलग अलग काम जो है डिवाइड कर दिया जाता था। ठीक है, तो अगर आप देखें तो कोई रिकॉर्ड कीपर है, कोई रेवेन्यू ऑफिसर है, कोई वॉचमैन का काम कर रहा है, चौकीदार बेसिकली, कोई पानी इरिगेशन ये सब का काम देख रहा है, कोई प्रीस्ट का काम देख रहा है, कोई डॉक्टर है कि छोटी मोटी बीमारी का इलाज कर रहा है, कोई ब्लैक स्मिथ है, कोई पॉटर है, कोई कारपेंटर है, कोई बार्बर है, कोई वो कपड़े धोने का काम कर रहा है, कोई मैसेज डिलीवर करने का काम करता है। ये 12 अलग अलग टाइप के काम करने वाले लोग हुआ करते थे। और बेसिकली बात ये भी ध्यान रखेंगे कि जो 12 लोग थे वो उसी गांव के रहने वाले लोग थे। ठीक है, वो 12 लोग जो थे उसी गांव के रहने वाले लोग थे। और देखा जाए तो ये जो आयंगर सिस्टम था ये एक हेरिडिटरी सिस्टम था, कि पहले बाप होगा, बाप के बाद बेटा फिर वो काम संभाल लेगा, फिर उसके बाद उसका बेटा काम संभाल लेगा। तो एक तरीके से एक हेरिडिटरी सिस्टम हुआ करता था। और चूंकि आप सरकारी सेवा गांव के लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको भाई कॉम्पनसेट करना भी जरूरी है, कोई फ्री में तो काम करेगा नहीं। तो ये जो पेमेंट या कॉम्पनसेशन होता था, या तो लैंड ग्रांट्स के रूप में होता था, या तो गांव से जो भी अनाज निकलेगा, ठीक है, या तो आपको जमीन दे दी जाएगी, भाई ये जमीन रही, आप अपने अपने रखिए, राजा की तरफ से आपको ये जमीन मिली है, उससे आप अपना खेती वेती करिए, जो भी उगेगा आप अपने पास रखिए। तो या तो लैंड ग्रांट दे देगा राजा, या तो क्या करेगा कि उस गांव से जो अनाज निकला है उस अनाज का एक हिस्सा आपको मिलेगा। तो दिस वॉज बेसिकली काइंड ऑफ mechanism for compensating for the work which you are performing for the villagers, for the public services which you are delivering to the residents of that particular village. ठीक है, और देखा जाए तो ये जो आयंगर्स थे बेसिकली दे वर आंसरेबल टू द विलेज असेंबली। तो गांव की जो विलेज असेंबली थी उसके प्रति जो है दे वर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, जो ग्राम सभा थी, ऐसा नहीं था कि अपना अलग ही सिस्टम चला, नहीं, ऐसा नहीं है। वो लोकल जो बॉडी थी, जो पंचायत थी वहां की, उसके प्रति आंसरेबल थे। जैसे कि आपने पंचायत सीरियल में देखा था, जो सचिव जी हैं, तो सचिव जी तो वैसे तो सरकार ने चुना है, सरकार ने, राज्य सरकार ने चुन लो और उनको अपॉइंट करके उस गांव में भेजा है, लेकिन सचिव जी इज अकाउंटेबल टू द मुखिया ऑफ दैट विलेज। सिमिलरली जो आयंगर्स थे, 12 आयंगर्स थे, वो वहां की पंचायत के प्रति रिस्पॉन्सिबल थे, अकाउंटेबल थे। ठीक है, अब ये कुछ ट्रैवलर्स हैं जो कहां से आए, किसके दरबार में आए, उनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले इब्न बतूता, जो कि मोरक्कन ट्रैवलर थे, वो आए थे हरिहरा के टाइम पर।
ठीक है, हरिहरा के दरबार में आए। वैसे तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे इब्न बतूता, लेकिन चूंकि हरिहरा और मोहम्मद बिन तुगलक कॉन्टेम्पररी है, तो ये जो इब्न बतूता है वो हरिहरा बन के जो है दरबार में विजयनगर पहुंचे थे। दूसरे ट्रैवलर का नाम है निकोलो डिकोंटी, जो कि इटालियन ट्रैवलर थे। वो आए थे देवराय द फर्स्ट के दरबार में, ठीक है। फिर तीसरे हैं अब्दुल रजाक, जो कि जो है एक तरीके से समरकंद से आए थे, पर्शिया से नहीं, समरकंद से आए थे, और ये आए थे देवराय द सेकंड के दरबार में। फिर आते हैं निकितिन, ही वॉज अ रशियन ट्रैवलर जो विरूपाक्ष राय के टाइम पर आए। फिर बॉर्बोसा, पोर्टुगीज ट्रैवलर, कृष्णदेव राय। डोमिंगो पेस, पोर्टुगीज ट्रैवलर, कृष्णदेव राय। एंड लूनीज, जो कि पोर्टुगीज ट्रैवलर थे, वो आए अच्युत देव राय के टाइम पीरियड पे। तो ये अलग अलग ट्रैवलर्स हैं, और किसके दरबार में आए, कहां से आए, ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में प्रीलिम्स में स्पेशली आपसे पूछा जा सकता है। अब बात आती है एडवेंट ऑफ पोर्टुगीज इन इंडिया, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि 1498 में वास्को डिगामा पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए, ठीक है, पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए वो पहुंचे कैलिकट, ठीक है। ये वाला जो पूरा हिस्सा है, यहां से घूमते हुए ये कैलिकट में पहुंचते हैं। और उस टाइम पर वो जो एरिया है, कैलिकट वाला एरिया, वहां के जो राजा थे उनका नाम था जैमोरिन, ठीक है। जैमोरिन एक कम्युनिटी भी है, राजा जो है उनका नाम भी है जैमोरिन। तो जैमोरिन करके राजा थे, उन्होंने उनके शासन काल में बेसिकली वास्को डिगामा कैलिकट पहुंचे। और उस टाइम पर देखें तो उस समय सलुआ डायनेस्टी का राज्य चल रहा था, और उसके राजा थे नरसिम्हा राय द सेकंड, ठीक है, नरसिम्हा राय द सेकंड, जिनको इमादी नरसिम्हा भी कहा जाता है, ठीक है। तो संगम के बाद आई थी सलुआ डायनेस्टी, और सलुआ के बाद आएगी तुलुआ डायनेस्टी। तो जब कई बार सवाल आता है कि व्हेन वास्को डिगामा लैंडेड ऑन द पोर्ट ऑफ कैलिकट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूलर या डायनेस्टी वाज रूलिंग ओवर विजयनगर एम्पायर, तो आंसर होगा उसका सलुआ डायनेस्टी, ठीक है। और इन्हीं नरसिम्हा राय जो राजा थे, नरसिम्हा राय द सेकंड, जिनको हम इमादी नरसिम्हा भी कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि पोर्टुगीज हिंदुस्तान आए क्यों। तो इसके पीछे बहुत सारी वजह हैं, उनमें से कुछ वजहों पे हम लोग जरा डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहली बात यह है कि उस टाइम पर यूरोपियन इकोनॉमी जो है काफी ज्यादा बूम कर रही थी। एग्रीकल्चर में नई टेक्नोलॉजी आई थी, जिसकी वजह से जो है काफी ज्यादा एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ गया था। और चूंकि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से अब सरप्लस इकोनॉमी का जन्म हो गया। बूमिंग इकोनॉमी क्रिएटेड मोर डिमांड फॉर आइटम्स लाइक स्पाइसेस, हर्ब्स एंड सिल्क, ठीक है। तो सरप्लस इकोनॉमी होगी। पहले क्या था कि भैया लोग खेती करते थे अपने कंजम्पशन के लिए, अभी खेती लोग क्यों कर रहे हैं, ताकि सरप्लस जनरेट कर सके, अपने खुद के कंजम्पशन से भी ज्यादा लोग प्रोड्यूस करने लगे थे। अब लोगों के पास पैसा आ गया, आप सरप्लस बनाएंगे, मान लो आपको 10 किलो अनाज की ही जरूरत है आपके कंजम्पशन के लिए, लेकिन आपने प्रोड्यूस किया 100 किलो, यानी कि 90 किलो आपने एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया। तो आप क्या करेंगे, 90 किलो को आप मार्केट में बेच देंगे, इससे आपके पास पैसा आएगा। अब उस पैसे से क्या करेंगे, अब उस पैसे से आप घर में सिल्क के कपड़े पहनना शुरू करेंगे, फिर आप क्रॉकरी खरीदेंगे, अच्छे बर्तन, अच्छे कपड़े, ठीक है, पॉटरी, मसाले, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें जो है बेसिकली इसकी डिमांड यूरोप में काफी बढ़ गई थी। और ये सारी डिमांड कहां से, इसका सोर्स क्या था, ठीक है, ये कहां से मिल सकती थी, वो मिल सकती थी इंडिया से। अब देखा जाए तो इस टाइम पर पेपर की भी काफी ज्यादा डिमांड थी यूरोप में। पेपर, जिसको काली मिर्च कहते हैं, जिसको यवन प्रिया भी कहा जाता है इतिहास में, अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री में देखें तो पेपर यानी काली मिर्च को यवन प्रिया कहा जाता है। यवन यानी कि ग्रीक्स, प्रिया यानी कि लव। तो बिलीवर्ड ऑफ द ग्रीक्स, क्योंकि ग्रीक्स को पेपर बहुत पसंद था, और सिमिलरली पोर्टुगीज को भी पेपर बहुत पसंद था। पेपर इसलिए पसंद था, उसके दो वजह। पहला तो भाई पेपर खाने में डाल के खाएंगे तो खाने का टेस्ट इनहेंस होता है। दूसरा जो सबसे बड़ी वजह थी कि सर्दियों के मौसम में जब कुछ यूरोप में चूंकि काफी बर्फ पड़ती है, तो सर्दियों के मौसम में कुछ उगता नहीं था, तो बेसिकली वहां के लोग मीट कंज्यूम करते थे। मीट को आपको 8 महीने तक प्रिजर्व करके रखना है, ठीक है, मीट को 8 महीने तक प्रिजर्व करके, तो मीट खराब ना हो, तो अगर आप उसको काली मिर्च के पाउडर से लपेट के अगर मीट को आप प्रिजर्व करेंगे तो ज्यादा टिकेगा। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए पेपर का इस्तेमाल किया जाता था, ताकि मीट को प्रिजर्व किया जा सके स्पॉइलिंग से। ये कुछ खास वजह थी जिसकी वजह से पोर्टुगीज हिंदुस्तान की तरफ अट्रैक्ट हुए। अब पोर्टुगीज से कुछ चेन ऑफ इवेंट्स देख लेते हैं। तो पहला जो मतलब कि जब पोर्टुगीज हिंदुस्तान में आए तो पहले क्या हुआ, फिर दूसरा क्या हुआ, ये सारी चीजें देख लेते हैं।
तो सबसे पहला जो पोर्टुगीज फोर्ट बनाया गया था वो बनाया गया था कोचिन में, याद रखिए, कोचिन जो कि केरला में मौजूद है। जो दूसरा पोर्टुगीज फोर्ट है वो कन्नूर में बना, ये भी केरल में मौजूद है। फिर देखा जाए तो पोर्टुगीज ने बीजापुर के सुल्तान, ठीक है, बीजापुर के सुल्तान से गोवा को आजाद करा लिया और गोवा को अपने कब्जे में ले लिया। और उस टाइम पे पोर्टुगीज कमांडर थे या गवर्नर कह लीजिए अल्फोंसो अल्बुकर्क, और इन्होंने गोवा को अपनी राजधानी के रूप में डिक्लेयर किया। बाद में आप देखें तो गोवा, दमन एंड दीव, दादरा और नगर हवेली, ये जो तीन इंपॉर्टेंट जगह है, गोवा, दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली, ये तीन इंपॉर्टेंट जगह जो है पोर्टुगीज के कब्जे में हो गई। ठीक है, मैप में आप देख सकते हैं। ठीक है, खैर मैप उतना एग्जैक्ट नहीं बना है तो पर फिर भी ये आप मोटा मोटा मानिए जो कोस्टल वाला एरिया जिसमें आपका दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली और गोवा पड़ता है, इन तीन एरियाज में जनरली धीरे धीरे पोर्टुगीज ने अपना कब्जा जमा लिया। ठीक है, अब पोर्टुगीज का इंपैक्ट क्या पड़ा हिंदुस्तान पे? तो सबसे पहली बात यह कि पोर्टुगीज ने एक तरीके से मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस को हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस किया। मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस का मतलब है कि बेसिकली कुछ आइटम जैसे कि हॉर्सेस, पेपर और हथियार, यानी घोड़े, काली मिर्च और हथियार, इनको रॉयल मोनोपोली डिक्लेयर कर दिया गया। रॉयल मोनोपोली डिक्लेयर करने का मतलब यह है कि ये जो तीन आइटम है उसमें सिर्फ पोर्टुगीज ट्रेडर ही ट्रेड कर सकते हैं। जो कि पोर्टुगीज ट्रेडर मतलब कि बेसिकली ट्रेडर कौन थे? बेसिकली पोर्टुगल के राजा के ही ट्रेडर्स थे। इट इज अ रॉयल मोनोपोली, यानी कि कोई और ट्रेडर पोर्टुगीज के अलावा इन तीन आइटम्स में कोई और ट्रेड नहीं कर सकता था। तो इसको बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस। ठीक है, फिर देखा जाए कि अपने आप को, ठीक है, मरीटाइम ट्रेड के ऊपर अपनी सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए पोर्टुगीज इंट्रोड्यूस अ सिस्टम कॉल्ड कार्टेज सिस्टम। ठीक है, कार्टेज सिस्टम का मतलब है कि कोई भी अगर पोर्टुगीज टेरिटरी से गुजर रहा है तो उसको परमिट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो बेसिकली कार्टेज सिस्टम का मतलब है कोई भी अगर हिंदुस्तान से अपना माल लेकर अगर इंडियन ओशन से होकर जा रहा है तो उसको पोर्टुगीज परमिशन की, पोर्टुगीज परमिट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और अगर आपके पास ये परमिट नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास ये परमिट नहीं है तो आपको आपकी जो है जहाज को, आपकी शिप को कैप्चर कर लिया जाएगा। तो विदाउट परमिट यू विल बी कैप्चर्ड एंड पनिश्ड। तो इसको बोला गया कार्टेज सिस्टम। ठीक है, इसको बोला गया कार्टेज सिस्टम। फिर बात आती है कि पोर्टुगीज ने कैथोलिक धर्म को हिंदुस्तान में स्प्रेड करने का काम किया और इस चक्कर में उन्होंने लार्ज स्केल रिलीजियस कन्वर्जन भी किए। ये अगला इंपैक्ट है। फिर पोर्टुगीज की बात करें तो पोर्टुगीज वर द वंस जिन्होंने पहली बार हिंदुस्तान में प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस किया, और प्रिंटिंग प्रेस को 1556 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और जो पहली किताब है जिसका नाम है इंडियन मेडिसिनल प्लांट, इसको पहली बार पब्लिश किया गया 1563 में। ठीक है, तो क्रिश्चियनिटी को जोर जबरदस्ती धर्म को इंपोज करने का काम पोर्टुगीज ने किया। फिर प्रिंटिंग प्रेस को हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस करने का काम पोर्टुगीज ने किया, और कुछ नई फसलें हिंदुस्तान में लेकर आए जैसे कि टोबैको, पाइनएप्पल, पपाया यानी पपीता, कैशू नट यानी कि काजू, लाल मिर्च या हरी मिर्च कह लीजिए, पोटैटो यानी कि आलू, कॉर्न यानी कि मक्का, और पीनट्स। तो ये नई क्रॉप जो है पोर्टुगीज हिंदुस्तान में लेकर आए। तो ये था आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, शेयर एंड लाइक इट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। ऑल द बेस्ट।